हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ का मैथ। शुरुआत करेंगे आज हम लोग लेसन नंबर 1। नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे और इसमें 1.1 प्रश्नावली 1.1 को पूरा सॉल्व करेंगे। सिर्फ सॉल्व ही नहीं करेंगे, उससे पहले जो भी उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो भी उसमें थ्योरी है, जो भी संख्या का परिभाषा है, कौन कौन संख्या होती है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद हम लोग तब क्वेश्चन पर आएंगे, प्रश्नावली पर आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? संख्या पद्धति। इसी बात को हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं। क्लास नाइन्थ का हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्लास नाइन्थ मैथ का पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 1 शुरुआत करेंगे और ये प्रश्नावली एक को आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पूरा कंप्लीट करेंगे मतलब पूरा कर देंगे इसको। ठीक है, चैप्टर नाम क्या है? संख्या पद्धति नाम है, इंग्लिश में नंबर सिस्टम नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्लास नाइन्थ और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा यहाँ पे लिख दिए हैं। गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछ लिया जाए, बताइए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो बोलेंगे जो हम लोग गिनती गिनते हैं ना, उसमें जो संख्या का प्रयोग करते हैं उसी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब गिनती में आने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गिनती गिन रहे हैं आप, तो इसी को प्राकृत संख्या कहा जाता है। मतलब जो गिनते हैं ना 1 2 3 4, इसी को नाम दे दिया कि ये प्राकृत संख्या है। क्या ये प्राकृत संख्या है भाई? जो हम लोग घर में बचपन से गिनते आ रहे, 1 2 3 4 पढ़ते हैं हम लोग, तो ये कौन संख्या है? इसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर इसमें आप ध्यान से देखें तो शुरू में कौन आया? 1 आया। क्या आया शुरू में? 1 आया। ठीक है भाई, फिर 1 के बाद 2 आया, 3 आया, 4 आया, बढ़ते जा रहा है ये। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो हम लोग बोलेंगे 1 है। कौन है ये? सबसे क्या है? छोटी है। सबसे छोटी संख्या कौन है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? 1 है। क्या है? 1 है। अच्छा बताइए बड़ी तब कौन होगा भाई? बड़ी कौन होगा? तो बड़ी यहाँ पे 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, फिर 4 बड़ा हो गया, फिर 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, फिर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ये कहाँ तक चला गया? ये अनंत तक। तो हम लोग बोलेंगे अनंत जो है ये सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। सबसे क्या है? ये बड़ी प्राकृत संख्या है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए प्राकृत संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन आती है, बोलेंगे 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन है, तो बोलेंगे हम लोग अनंत। ठीक है, समझ गए आप? इसी को हम यहाँ पे नोट बना के लिख भी दिए हैं। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। अच्छे से पढ़िए इस नोट को। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। समझ में आ गया प्राकृत संख्या आपको? अब एग्जाम्पल पे हम एग्जाम्पल लिए और आपको समझा भी दिया। ठीक है, अब हम लोग अगले पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? ठीक है भाई, देखिए पूर्ण संख्या यहाँ पे लिख दिए। इसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। और हाँ, नेचुरल नंबर को ना हम लोग बड़ी वाली एन से डिनोट करते हैं, और पूर्ण संख्या को हम लोग डब्लू से करते हैं। ठीक है, होल नंबर। कहता है शून्य तथा प्राकृत संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब क्या? अगर प्राकृत संख्या में, मतलब अगर गिनती में 1 2 3 4 में अगर आप शून्य को शामिल कर दें, 0 को मिला दें, तब उसको ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब क्या? जो अभी आप गिनती गिने 1 2 3 4, मतलब जो प्राकृत संख्या था, अगर उसमें अगर हम क्या करें? 0 को जोड़ दें। क्या करें? 0 को अगर हम जोड़ दें, 0 को क्या करें? अगर हम जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी पूर्ण संख्या। देखिए यहाँ पे 0 को हम जोड़ दिए हैं। 0 यहाँ पे लाल कलम से आपको दिखाए यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0 जोड़ दिए तो ये क्या? अच्छा ये सब क्या है? ये सब क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? ये सभी प्राकृत संख्या है। ये सब क्या है? ये सभी प्राकृत संख्या, ये सभी प्राकृत संख्या है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, अच्छा 1 2 3 4 जो था वो सभी प्राकृत संख्या था, तो यहाँ पे अगर हम जीरो मिला दिए तो ये क्या हो गया, ये हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान समझना, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, अगर आपसे हम पूछें कि बताइए कि यहाँ पे सबसे बड़ी कौन संख्या है भाई, प्राकृत संख्या या पूर्ण संख्या है, तो आप बोलिएगा कि प्राकृत संख्या में तो जीरो है भी नहीं भाई, और पूर्ण संख्या में तो जीरो है। तो अगर जिसमें जीरो एक एक्स्ट्रा आ गया ना, इसका मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। अच्छा कितने अंक से बड़ी है, बस एक अंक से बड़ी है, मतलब सिर्फ जीरो इसमें एक्स्ट्रा आ गया ना, तो एक अंक बढ़ गया तो पूर्ण संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, और प्राकृत संख्या क्या होती है, छोटी होती है। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, तो हम लोग बोलेंगे जीरो। क्या बोलेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, ये जीरो है। पूर्ण संख्या तो है लेकिन ये सबसे छोटी है, क्या ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत हो गई आपकी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ऐसे कि बताइए सभी पूर्ण संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है भाई, तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आ जाता है जो कि प्राकृतिक संख्या में नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती, लेकिन हाँ सभी प्राकृतिक संख्याएं, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं ये पूर्ण संख्या में है। देखिए यहाँ पे है, इधर 1 2 3 4 5 6 11 तक अनंत तक है, इधर भी अनंत तक है 1 से बाई। तो ये सभी प्राकृतिक संख्या, ये सभी प्राकृतिक संख्या इसमें आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ गया, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या का अगर बात करें तो इसमें जीरो भी आ गया पूर्ण में, तो जीरो क्या प्राकृतिक संख्या में है क्या, तो बोलेंगे नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या में नहीं है, मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन हुआ, सॉरी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सा हुआ, जीरो, और सबसे बड़ी कौन हुआ, अनंत। तो इसी को हम यहाँ पे नोट बना के लिख भी दिए हैं, आपको हम दिखाते हैं। देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। एक डायग्राम और बना के हम दिखाते हैं आपको, देखिए इसमें भी देख लीजिए। ठीक है, अगर हम जीरो शुरुआत करें, कहाँ शुरुआत करें, अगर हम जीरो से शुरुआत करें, यहाँ पे जीरो शुरुआत करिए, यहाँ पे जीरो, इस लाइन को देखिए, जीरो शुरुआत करें तो इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या है, मतलब क्या, पूर्ण संख्या। अगर जीरो शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, अगर हम लोग, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पूर्ण संख्या बोलेंगे। और वही अगर हम 1 से शुरुआत कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्राकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्या, प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या होती है, छोटी होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है। अच्छा अब पूछा जाए बताइए प्राकृत संख्या में क्या जीरो आता है, बोलेंगे नहीं, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। तब जीरो किस में आता है, पूर्ण में आता है, हाँ बोलेंगे हाँ भाई पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या बड़ी होती है, प्राकृत संख्या छोटी होती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, पूर्णांक संख्या। ठीक है, परिभाषा क्या कहता है, सिंपल सा परिभाषा है, सभी ऋणात्मक संख्या शून्य तथा सभी धनात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब क्या, इसमें ऋणात्मक संख्या भी होगा, धनात्मक संख्या भी होगा और जीरो भी होगा, तीनों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। इसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं, कैसे करते हैं हम लोग, जेड से। ठीक है, देखिए यहाँ पे जीरो भी है, यहाँ पे +1 +2 +3 +4 +5, मतलब धनात्मक संख्या है। पॉजिटिव मतलब क्या होता है भाई, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है, इस बात को याद रखिएगा। पॉजिटिव मतलब क्या होता है, धनात्मक होता है। यहाँ पे निगेटिव लिखा है मतलब क्या, ऋणात्मक। देखिए माइनस लगा हुआ है ना, माइनस मतलब क्या, निगेटिव है, ये ऋणात्मक है, ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो ये ऋणात्मक है, इसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा पूछा जाए बताइए तो तब ये -1 -2 -3 -4 ये निगेटिव हो गया, +1 +2 +3 ये तो धनात्मक हो गया। तो बताइए जीरो क्या है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, हमको ये बता दीजिए। तो बोलेंगे ना तो ये पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ये यहाँ पे लिखे भी है, देखिए ना, इसको यहाँ पे 3 आके लिखे नीचे कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, मतलब जीरो ना तो धनात्मक है ना तो पॉजिटिव है और न तो ऋणात्मक है मतलब निगेटिव है। बस समझे, ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, मतलब धनात्मक भी नहीं है और ऋणात्मक भी नहीं है। अच्छा अब आपसे पूछते हैं बताइए पूर्णांक संख्या बड़ा है या
पूर्ण संख्या बड़ा है या प्राकृत संख्या बड़ा है? तो आप बोलिएगा कि प्राकृत संख्या में तो सिर्फ 1 2 3 4 5 6 आता था भाई, इतना सा को बोलते तो हम लोग प्राकृत संख्या बोलते थे, नेचुरल नंबर बोलते थे, n बोलते थे। ठीक है भाई, बोलिएगा ये प्राकृत संख्या हो गया, मतलब इतना सा ही प्राकृत संख्या हो गया। ठीक है भाई। अच्छा बोलिएगा पूर्ण संख्या क्या होता था? पूर्ण संख्या अगर उसमें जीरो मिला देते थे, इतना सा मिलाते थे, तब ये पूर्ण संख्या हो जाता था, मतलब होल नंबर हो जाता था। डब्लू से इसको हम लोग डिनोट करते थे। बोलेंगे लेकिन पूर्णांक संख्या में तो ये माइनस वाला भी आ गया, इसका मतलब ये क्या होता है? बड़ा होता है। ये क्या होता है? बड़ा होता है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या, उससे बड़ा पूर्ण संख्या, और उससे बड़ा पूर्णांक संख्या, क्योंकि इसमें क्या आ गया? माइनस भी आ गया। ठीक है। अच्छा पूछा जाए, बताइए सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है कि नहीं होते? तो बोलेंगे हाँ भाई सभी पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या तो है, और सब में क्या आ गया? पूर्णांक में है कि नहीं है? तो बोलेंगे सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। लेकिन अगर उल्टा बोला जाए तो क्या सभी पूर्णांक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं? नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में माइनस वाला चीज़ नहीं होता है, तो ये पूर्णांक संख्या है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा आपसे पूछा जाए, बताइए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन है? तो बोलेंगे माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इधर ये माइनस अनंत तक जाएगा, ये भाई माइनस में इन्फिनिटी, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? प्लस में इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब प्लस में धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया सम संख्या। सम संख्या तो आप बहुत बार सुने भी होंगे कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि बताइए 8 सम संख्या है कि नहीं, तो अगर ये कैसे बताएंगे भाई? तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8, ये तो पूरा पूरी कट गया, इसमें शेष 0 आ गया, तो ये 8 क्या है? ये 8 सम संख्या है। किस संख्या? ये सम संख्या है। अच्छा पूछते हैं, बताइए तो 16 कैसी संख्या है? तो बोलेंगे 16 बताना है ना, रुको 2 से भाग चेक देते हैं, चेक करते हैं, फिर बताते हैं आपको। 2 से पूरा पूरी कट जाएगा, बोलेंगे सम संख्या है भाई। तो 2 8 16, पूरा पूरी कट गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये सम संख्या हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे हम पूछ दें, बोलो बताओ तो 5 8 9 4 3 2 7 6 9 4 5 3 8 1 0 9 0 3 2 7 8 5 4, बताइए ये सम है कि नहीं? ये सम संख्या है कि नहीं? बोलेगा इतना बड़ा भाई 2 से भाग देने में तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसको पहचानने का एक आसान तरीका है, हम बताते हैं। इकाई अंत मतलब क्या? लास्ट में आप देखिए, अगर लास्ट में आपको 0 या 2 या 4 या 6 या 8, अगर इन सब में से कोई एक दिखाई दे, 0 2 4 6 8 में से अगर कोई दिखाई दे इकाई स्थान पर, मतलब अंत में, तो समझ जाना कि वो कौन सी संख्या होगी? वो सम संख्या होगी। आपको हम अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है, कलाक्रम से। यहाँ देखिए अंतिम में क्या आया, अंतिम में क्या दिख रहा है आपको? अंतिम में दिख रहा है 4। क्या दिख रहा है आपको? 4, और 4 तो यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, इसका मतलब 4 अंतिम में दिख गया, तो भाग देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम बता सकते हैं कि अंतिम में 4 आया, इकाई स्थान पे 4 आया, मतलब क्या? ये सम संख्या है। ठीक है, तो सिंपल सा परिभाषा क्या है कि अगर 2 से भाग पूरा पूरा लग जाए तो सम संख्या होती है। या तो पहचानने का एक तरीका क्या है कि अंतिम में क्या देखें आप? 0 देखें, 2 देखें, 4 देखें, 6 8, अगर इकाई स्थान पे ये सब आ रहा है तो ये सब क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख दिए हैं। देखिए ये 2 4 यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, ओके लाल पेन से दिखाते हैं आपको। ये 2 4 6 8 10, ये सभी क्या है? सम संख्या, क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरी भाग लग जाएगा। जैसे 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में लग जाएगा, 14 में दीजिएगा 2 से 7 बार में लग जाएगा, 8 बार में, 9 बार में, 10 बार में, ऐसे ही चलते जाएगा ये, मतलब ये सभी क्या है? सम संख्या है। अच्छा इसका पहचानने का तरीका हम लोग जान लेते हैं। सम संख्या की पहचान क्या करना आपको? अंतिम में देखना है। क्या करना आपको? अंतिम में देखना है भाई। संख्या के अंतिम अंक को देखें, अगर संख्या 0 2 4 6 या 8 पर ख़त्म होती है तो सम संख्या होगी, जो भी आपको हम बताएं। ठीक है, समझ गए इस बात को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा आपसे एक चीज़ पूछे कि जैसे एग्जांपल पूछ लेते हैं, ठीक है, बताइए तो 2 8 9 7 0, ये कौन सी संख्या होगी? सम संख्या होगी कि नहीं होगी? बोलेगा सर यहाँ पे तो 0 है और इकाई में भी क्या आ गया? 0 आ गया, तो ये सम संख्या होगी। अच्छा आपसे पूछते हैं तो 7 8 9 5, ये सम संख्या है या कि नहीं है? तो बोलेगा कि अंतिम में तो 5 है और इसमें 0 है, 2 है, 4 6 8 है, 5 तो है नहीं, तो बोलेंगे सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। पहचान गए? अंतिम में 0 2 4 6 8 रहे तो सम संख्या होगी, नहीं तो नहीं। परिभाषा भी याद हो गया होगा, जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसको इवन नंबर कहते हैं हम लोग। अगला भी सम संख्या,
विषम संख्या में क्या होगा, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है और शेष एक बच जाता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखा, अगर हम 17 दिखाना चाहें आपको, 17 क्या है, सम संख्या है या नहीं, बोलेंगे सम संख्या नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा भाई। भाग देके चेक कर लेते हैं, 2 अठे 16 और यहाँ पे 7 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा। तो बताइए क्या पूरा पूरा भाग लगा क्या, नहीं, शेष 1 बच गया। तो अगर शेष 1 बच जाए, पूरा पूरी भाग ना लगे, तो वो क्या होती है, वो विषम संख्या होती है। क्या होती है, वो विषम संख्या होती है, वो विषम संख्या होगी, ठीक है। और इसको पचने का तरीका क्या है भाई, इसको पचने का तरीका है अंतिम में 1 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, अगर ये सब अंतिम में रहेगा तो वो विषम संख्या होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर दिखाना चाहे आपको, 3 8 9 7 तो 1, बताइए कौन संख्या होगी, ये एक विषम संख्या होगी क्योंकि अंतिम में क्या आया, 1 आया, और इससे पहचान में भी क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है, समझ गए आप। चलिए जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखे 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, विषम संख्या है, इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, ठीक है। पहचानने का तरीका देख लीजिए, पहचानने का तरीका क्या कहता है, किसी संख्या के अंतिम अंक को देखें, अगर वह 1 3 5 7 या 9 है तो वह क्या हो जाएगी, विषम संख्या होगी, ठीक है, पहचान लिया आप। जैसे एग्जांपल पूछ लेते हैं आपसे, 9 8 7 6 4 3 2 1 7, बताइए कौन संख्या होगी। बोलेगा सर ये तो अंतिम में 7 है और यहाँ भी 7 दिख रहा है आपको, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7 दिख रहा है, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये मिल गया ना, तो ये विषम संख्या हो जाएगी। हमको भाग देने का ज़रूरत नहीं है, इसमें पहचान जाएंगे हम लोग। यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं, देखिए पहचानिए तो कौन कौन विषम संख्या है। इसमें सारा का सारा विषम संख्या है, ये 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, ये सारा का सारा विषम संख्या है, ठीक है। इसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब गुणनखंड क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग गुणनखंड। गुणनखंड मतलब क्या होता है कि अगर कोई संख्या लिए, ठीक है, जैसे अगर हम ले रहे हैं 4 लिए, तो इसको कौन कौन भाग लगा सकता है, पूरा पूरी भाग लगा सकता है। तो बोलेंगे 1 भाग लगा देगा 4 को भाई, 2 भी लगा देगा, नहीं 2 भी 4 लगा देगा, 4 को भाग 2 बार में कटेगा। अच्छा 3 क्या 4 को भाग लगा सकेगा, 3, बोले 3 1 3, तो ये तो पूरा पूरी भाग नहीं लगा, भाग तो लगा लेकिन पूरा पूरी भाग नहीं लगाया, तो 3 नहीं होगा। क्या 4 4 को भाग दे सकता है क्या, हाँ 4 4 को भाग दे सकता है, 4 1 4 हो जाएगा भाई। अच्छा बोलेगा कि ये 2 कैसे दिया भाग, तो 2 से भी 4 में भाग लग जाएगा, 2 दूनी 4, और 1 से भी लग जाएगा, 4 बार में खा जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, 4 को पूरा पूरी भाग कौन कौन दे सकता है, तो 4 को पूरा पूरी भाग 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है और 4 भी दे सकता है। तो जो जो पूरा पूरी भाग दे दिया 4 को, वही 4 का क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 1 2 और 4, बस में आया। अच्छा एग्जाम्पल और आपको समझाते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम 12 का बात करें, किसका बात करें, 12 का बात करें, तो उससे पूरा कौन का भाग देगा, 1 दे देगा भाग, 2 छके 12, 2 भी दे देगा पूरा पूरा भाग 6 बार में, 3 दे पाएगा, 12 को 3 पूरा पूरा भाग दे पाएगा, बोलेगा हाँ सर 3 चौके 12 पूरा पूरी भाग तो ये दे देगा, तो ये भी 4, यहाँ पे 3 भी हो गया, ठीक है। क्या 4 12 को भाग दे पाएगा, बोलेंगे हाँ सर 4 तिया 12, 3 बार में खट जाएगा ये, मतलब 4 भी हो जाएगा। क्या 5 दे पाएगा 12 को भाग, 5, चेक कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और यहाँ बचा 2, पूरा पूरी भाग लगा, नहीं लगा, तो 5 नहीं होगा। 6, हाँ सर 6 दूनी 12, 6 भी दे देगा। क्या 7 दे पाएगा, नहीं, 7 दूनी 14 हो जाता है, ठीक है। फिर कौन देगा, 12 देगा, कौन देगा फिर 12, तो 12 को कौन कौन पूरा पूरी भाग दिया, 1 भी दिया, 2 भी 12 को पूरा पूरी भाग दिया, 3 भी पूरा पूरी 12 को भाग दिया, 4 भी पूरा पूरी 12 को भाग दिया, 6 भी दिया और 12 भी दिया। तो ये 1 दिया, 2 3 4 6 और 12, ये सभी संख्या क्या कहलाएगी, 12 का गुणनखंड कहलाएगा। मतलब जो जो संख्या पूरा पूरी भाग दिया 12 को, वो सभी संख्या 12 का गुणनखंड कहलाएगा। इसी को हम लोग यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। देखिए लिखे वही संख्या कि वह संख्या जो किसी दूसरी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब पूरा पूरी भाग लगा दे, उसे दूसरी संख्या क्या कहते हैं, हम लोग गुणनखंड कहते हैं। एग्जाम्पल से भी आपको हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ देखिए 12 का गुणनखंड जो अभी एग्जांपल में लिए, तो 12 को कौन कौन भाग दे सकता है, 1 दे सकता है, 2 3 4 6 12, ये सब भाग दे सकता है, पूरा पूरी भाग दे देगा ये, ठीक है। अच्छा बोलेगा क्या सर 12 का 5 गुणनखंड हो सकता है क्या, बोलेंगे हो सकता, तब हो सकता, लेकिन जब 12 को भाग दे दे कौन, 5 पूरा पूरा। तो भाग देखिए, देखिए 5 दूनी 10, भाग लग रहा है कि 2 बच गया भाई, नहीं लगा, तो मतलब ये गुणनखंड नहीं होगा 5। सिंपल सा लॉजिक है, जो पूरा पूरी भाग लगा देगा वही गुणनखंड कहलाता है। जैसे आप देखिए 30 का गुणनखंड, 1 दे देगा भाग, 2 देगा, 3 देगा, 6 देगा और कौन देगा, 10 देगा,
15 देगा, 30 देगा। अब चेक भी कर सकते हैं, 1 देगा 30 को भाग 30 बार में, 2 देगा 15 बार में, 3 देगा 10 बार में, 5 छः 30 6 बार में देगा, ये 6 पंचे 30 5 बार में देगा, 10 या 30 3 बार में देगा, 15 दूनी 30 2 बार में देगा, 30 एक 30 1 बार में देगा। तो ये सब भी याद रखिएगा। अच्छा और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 42 का गुणनखंड, 42 को कौन पूरा पूरा भाग दे सकता है? तो बोलिए तो 1 दे देगा, 2 भी दे देगा, 3 भी दे देगा, 6 7 14 21 42। बोले अगर नहीं समझे हम भाई, तो ये सभी के टेबल में ना 42 आता ही आता है। देखिए 1 के टेबल में 42 में आ जाएगा भाई, 2 के टेबल में भी 21 दूनी 42 होता है, फिर ये चौथिया 42 होता है, 14 के टेबल में आ जाएगा, 6 7 42 होता है, 7 6 42 होता है, चौथिया 42 होता है, 21 दूनी 42 होता है और 42 का 42 होता है। मतलब क्या, इस सभी के टेबल में 42 आ रहा है, मतलब 42 को ये सभी क्या करेगा, भाग दे देगा पूरा पूरी। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ठीक है। 36 का गुणनखंड, 36 को कौन भाग देगा? 1 भी दे सकता है, 2 3 4 6 9 12 18 और 36। 18 2 बार में देगा 36 को, 12 देगा 3 बार में 12 या 36, 9 देगा 4 बार में 9 चौके 36, 6 देगा 6 बार में 6 चाके 36 और 4 देगा 9 बार में और 3 देगा 12 बार में और 2 देगा 18 बार में। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। अच्छा पूछा जाए यहाँ पे आपसे पूछे कि बताइए जो 36 का कितना गुणनखंड है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5 6 7 8 एक 9, तो 9 गुणनखंड हुआ। तो 36 का कितना गुणनखंड हो गया, 9। इसी बात को यहाँ पे लिखे भी है, 9 गुणनखंड है। ठीक है, चलिए गुणनखंड आप समझ लिए। अच्छा आपसे एग्जांपल के पूछते हैं कि बताइए क्या 36 का 7 गुणनखंड हो सकता है कि? तो 7 के टेबल में ये आ रहा है क्या, 7 अगर भाग दे पाएगा 36 को पूरा पूरी? देखिए तो 7 5 35, तो यहाँ पे बचेगा 1, पूरा पूरी भाग दे पाया? नहीं दे पाया, 1 बच गया, तो ये 7 गुणनखंड नहीं कहलाएगा। मतलब कि भाग अगर देगा तो गुणनखंड कहलाएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ कॉमन वाला चीज़ है, जैसे यहाँ पे देखिए तो 4 का फैक्टर है, मतलब फैक्टर मतलब गुणनखंड, यहाँ पे इंग्लिश में हम लिखे भी होंगे। देखिए गुणनखंड का इंग्लिश क्या होता है, फैक्टर होता है। क्या होता है गुणनखंड का इंग्लिश, फैक्टर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे लिखा हुआ है फैक्टर, फैक्टर में क्या होता है, गुणनखंड होता है। क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो 4 का गुणनखंड कौन होगा, मतलब 4 को कौन कौन भाग देगा? 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 4 भी दे सकता है। अच्छा 8 को कौन कौन भाग देगा भाई? 1 दे सकता है, 2 4 8 दे सकता है। 12 कौन कौन भाग देगा? 1 दे सकता है, 2 3 4 6 12 दे सकता है। ठीक है, ये सभी में 4 कॉमन है, जो लाल कर दिए हम, 4 कॉमन है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसमें भी 4 है। तो ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग सार गुणनखंड भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, सार गुणनखंड। मतलब ये तीनों में है, ये 4 क्या है, तीनों में सार गुणनखंड हो जाएगा ये। मतलब मिलता है, ये कॉमन है, ये क्या, ये कॉमन है, मतलब सभी में ये गुणनखंड है। अच्छा एग्जांपल और लेते हैं, आपको दिखाते हैं आपको। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल यहाँ पे लिए, जैसे 16 में देखिए तो यहाँ पे 16 में 1 2 4 8 16 है, इसमें 24 में 1 2 4 3 4 6 8 12 24 है, तो इसमें 8 भी है और इसमें क्या है, इसमें भी 8 है, दोनों मिला कि नहीं मिला? तो ये क्या हो जाएगा, सार गुणनखंड हो जाएगा, मतलब कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अच्छा बताते और कौन कौन मिल रहा है? बोलेगा कि ये तो 2 भी मिल रहा है भाई, 2 2 मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सार गुणनखंड हो जाएगा। बोलेगा तब 4 भी मिल रहा है, हाँ भाई 4 भी सार गुणनखंड है। ठीक है, समझ गए इस बात को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे गुणज। क्या पढ़ेंगे अब हम लोग, गुणज। गुणज का मतलब होता है कि गुना के रूप में, मतलब मल्टीपल, मतलब क्या उसी का, जैसे अगर हम बोले कि 3 का गुना कौन होगा, तो 3 का गुना 1 से गुना कर दीजिए, 3 है भाई। 2 से गुना कीजिए तो 3 को गुना 2 से कीजिए, कितना हो जाएगा, 6। तो 3 का गुना 6 भी है भाई। 3 मतलब 3 को गुना किया गया है 2 से, तो 6 हो गया। तो 6 क्या है, 3 का मल्टीपल है, 3 को से गुना किया गया तभी 6 बना है। अच्छा 3 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 क्या है, 3 का गुणज है, मतलब क्या, 3 में कुछ गुना किया गया है तभी ये 9 आया है। ये 6 क्या है, 3 का गुणज है। क्यों गुणज है भाई, क्योंकि 3 में कुछ संख्या है 2, उसे गुना किया है तब बना है। मतलब 3 में अगर कुछ से गुना कर रहे हैं ना, और जो संख्या बन रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। जैसे 3 में 4 से गुना किया कितना बना, 12 बना, तो ये 12 क्या है, 3 का गुणज है। 3 का क्या है, गुणज है, क्योंकि 3 में हम 4 से गुना किए तब 12 बना है। तो 3 में गुना किए 4 से तो 12 बना है। तो जिस जो गुना करते हैं ना, जो गुना करके बनता है वो क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। तो 12 क्या है, गुणज है किसका, 3 का। 9 क्या है, गुणज है 3 का। 6 क्या है, गुणज है किसका, 3 का। ठीक है, समझ गए आप। इसी बात को यहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, पढ़िए अच्छे से। कहता है दी गई संख्या में गुणन से, मतलब गुना करने से प्राप्त संख्या है क्या कहलाती है, संख्या का गुणज कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाते हैं अच्छे से।
यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आ गया, जैसे यहाँ पे 6 से गुना किया गया, एक में 6 हो गया, 6 से 2 में गुना किया गया 12 हो गया। तो ये 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 क्या है, ये 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 को मल्टीप्लाई किया गया होगा किसी संख्या में, तभी तो ये बना है। अच्छा बोलेगा कि ये इतना सा ही मल्टीपल होगा क्या, इतना सा ही गुणज होगा क्या, बोलेंगे नहीं भाई 66 भी होगा 6 का गुणज, क्योंकि मतलब ये समझिए कि जो पहाड़ा में आ रहा है, जो टेबल में आ रहा है, 6 6 6 12, मतलब 6 के पहाड़ा में ये सब आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणज कहलाएगा। अब बोलेगा 66 भी हो जाएगा भाई, तब तो बोलेगा कि 72 भी होना चाहिए, होगा भाई, 78 भी होना चाहिए, होगा भाई, 84 भी होगा, 90 भी होगा, क्योंकि ये सभी क्योंकि 6 में गुना किए होंगे तभी ये 90 पूरा होगा। तो कौन सा गुना किया गया होगा जो 90 पूरा होगा, अच्छा बताइए तो। 15 6 की 90, 15 से गुना किया गया होगा, 15 6 को 15 से गुना किया होगा तब 90 ना होगा, 15 6 की 90 होता है, 96 भी होगा भाई, इसी तरह 104 भी होगा, नहीं 102 होगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, गुणज कहलाता है। मतलब क्या, अगर किसी संख्या में अगर किसी संख्या से गुना कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको दिखाते हैं। जैसे 3 का देखिए, 3 6 9 12 15 18, ये सब क्या है, 3 का गुणज है भाई, क्योंकि 3 को इसमें गुना किया गया है, नहीं किया गया है, देखिए तो 3 का 3, इसमें 2 से गुना किया, 3 में 2 से गुना किया गया है भाई, इसमें 3 से गुना किया 9 बन गया, 3 में 4 से गुना किया 12 बन गया, 5 से गुना किया 15 बन गया, 6 से गुना किया 18 बन गया, मतलब सब में 3 से गुना कर रहे हैं हम लोग। तो 3 से अगर गुना करके संख्या से गुना कर रहे हैं क्या कहलाता है, वो गुणज कहलाता है। तो 18 क्या है, ये गुणज है 3 का, 15 क्या है, गुणज है 3 का, 12 क्या है, गुणज है 3 का, 9 क्या है, गुणज है 3 का, 6 क्या है, गुणज है 3 का, 3 क्या है, 3 गुणज है 3 का, ठीक है भाई, समझ गए आप। देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग कॉमन वाला चीज़। जैसे देखिए 6 का गुणज कौन होगा, मतलब 6 का टेबल पढ़िए आप, 6 का 6 6 दूनी 12 6 18 6 24 6 5 30 6 के 36, ये सभी गुणज हो गया, मतलब गुना के रूप में लिखा गया, ये 6 का गुना के रूप में लिखा गया। 8 का मल्टीपल बोला गया, मतलब 8 का गुणज, गुना करते जाइए 8 में, 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 6 32 8 5 40। कॉमन कौन मिला, 24 मिला, कौन मिला 24 मिला। तो ये जो कॉमन सबसे पहले जो कॉमन मिलेगा, सबसे छोटा कॉमन जो मिला यहाँ पे 24 मिला, क्योंकि इससे पहले 18 12 6 आया और यहाँ पे 16 और 8 आया, तो इधर तो कॉमन मिला नहीं हमको, इधर कुछ मिला कॉमन क्या, 6 6 6, यहाँ पे 8 है, 12 16 है, 18 24 है, 24 24 है, मतलब 24 24 मिल गया हमको कॉमन। तो जो सबसे पहले कॉमन मिले गुणज में, जो सबसे छोटा कॉमन मिले, उसी को एलसीएम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एलसीएम बोला जाता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये एलसीएम हो जाएगा 24 इसका, मतलब जो गुणज में सबसे छोटा रहे तो वो क्या कहलाता है, एलसीएम होता है, ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, जिस संख्या में आप अगर जिस संख्या का अगर गुणनखंड करें, मतलब ऐसे समझिए आप, आपको आसान भाषा समझाते हैं। जैसे 5 है, क्या है 5 है, तो 5 को कौन कौन भाग दे सकता है, 5 को भाग दे सकता है 1, या तो 5 भाग देगा, कोई और संख्या है क्या, नहीं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे ले हम 10, तो 10 को कौन कौन भाग देगा, 1 देगा, 2 देगा, 5 देगा और 10 भी देगा भाई, नहीं, क्योंकि 1 के पड़ा में 10 आता है, 2 पंचे 10 होता है, 5 दूनी 10 होता है, 10 का 10 होता है, ठीक है भाई। तो 10 को कौन कौन भाग दे रहा है, 1 दे रहा है, 2 दे रहा है, 5 दे रहा है, 10 दे रहा है, लेकिन 5 को कौन भाग देगा, 1 और 5। 7 को कौन कौन भाग देगा, 1 और सिर्फ 7। 9 को, ये 11 कौन भाग देगा, 11 को सिर्फ 1 और सिर्फ कौन, 11। 13 कौन भाग देगा, 13 को सिर्फ 1 और सिर्फ 13, और कोई संख्या है ही नहीं। मतलब जिस संख्या का 2 गुणनखंड हो, एक तो वो 1 हो और एक वो खुद संख्या, जैसे 5 तो 5 भाग देगा, 7 तो 7 भाग देगा, 11 तो 11 भाग देगा, 13 13 भाग देगा, और दूसरा कौन होगा, 1 होगा। मतलब सिर्फ 2 गुणनखंड हो, या तो सिर्फ स्वयं से भाग लगता हो और 1 से भाग लगता हो, सिर्फ 1 से भाग लगता हो और उसी संख्या स्वयं से भाग लगता हो, वो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए 10 अभाज्य संख्या कहलाएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसमें 2 गुणनखंड नहीं है केवल, इसमें 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, तो 4 हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या मतलब क्या, उसका सिर्फ 2 गुणनखंड ही होना चाहिए, मतलब 2 से ही भाग लेना चाहिए पूरा पूरी, और उसमें भी एक वही संख्या होना चाहिए और एक एक होना चाहिए, ठीक है। मतलब पहला संख्या 1 होना चाहिए और दूसरा संख्या वो खुद होना चाहिए, मतलब 7 है तो 7 ही लगाएगा, पहला 1 होना चाहिए और दूसरा क्या, वही 11 11 कोई लगाएगा, बस समझे। तो यही होता है अभाज्य संख्या, मतलब उसका गुणनखंड कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ पे लिखे भी है, भाषा बना के समझिए इस बात को। तो जो संख्या 1 से और स्वयं से, मतलब खुद से विभाजित हो जाती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जो संख्या 1 से और अपने आप से
पूरा पूरा भाग लगा दे उसे क्या कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो दूसरी भाषा में बोल सकते हैं या करके अगर आप लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि जिस संख्या का सिर्फ दो गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब एक तो वो खुद संख्या हो और दूसरा संख्या एक हो। जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पे कौन कौन अभाज्य संख्या है भाई। देखिए पहला तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब क्या है अभाज्य संख्या है। इसमें सिर्फ इसी संख्या से भाग लगेगा और एक से भाग लगेगा। और आपसे पूछा जाए बताइए कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम लोग बोलेंगे 25। कितना बोलेंगे हम लोग 25। गिन लीजिए इसमें ना 1 2 3 4 5, 5 है ये और 5 लाइन है ये, 5 5 25 हो जाएगा ये। तो 25 अभाज्य संख्या है, तो ये याद रखिएगा। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। मतलब क्या, अगर किसी में अगर आप भाग दे रहे हैं और वो गुणनखंड जो आ रहा है वो सिर्फ अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, तो क्या कहलाता है अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। मतलब क्या, जिसका प्रत्येक गुणनखंड क्या हो अभाज्य हो उसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड होगा, मिस्टेक हो गया यहाँ पे, उसे अभाज्य गुणनखंड, ये संख्या नहीं, यहाँ पे क्या होगा अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। जैसे यहाँ पे 40 में देखिए 40 में क्या है, अगर 40 में अगर आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 20 बार में कटेगा ये, फिर कितना बार में 10 बार में, फिर यहाँ पे 5 बार सॉरी 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10, 5 बार में, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 का 5। ठीक है भाई। पहले क्या किए फिर समझिए इसको। पहले तो 40 था भाई, 40 में हम लोग किससे भाग दिए 2 से भाग दिए तो 20 दूनी 40 हो गया, फिर 2 से भाग दिए 10 दूनी 20 हो गया, फिर 2 से भाग दिए 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 से भाग दिए तो 5 का 5। तो ये 2 और 5 आया, क्या आया 2 और 5 आया। तो बताइए 2 और 5, 2 और 5, अच्छा 2 कितना बार आया है 2 3 बार आया है, तो पावर 3 लगा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 5 एक बार आया। ठीक है। तो ये 2 और 3 कैसा संख्या है, ये अभाज्य संख्या, क्या है ये अभाज्य संख्या है। तो ये जो 2 और 5 आया यही क्या कहलाता है अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है ये अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। और भी दिखाते हैं आपको हम। ये आप देखिए, जब आप 60 का अगर आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप 60 का अगर आप गुणनखंड कर रहे हैं, 60 को अगर भाग दे रहे हैं, तो इसमें जो अभाज्य गुणनखंड आ रहा है वो कौन कौन आ रहा है। देखिए तो अंतिम में यहाँ पे 2 आया, 3 आया, 2 आया, 5 आया, जैसे 2 3 47 आया। तो ये सभी क्या है अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं संयुक्त संख्या। देखिए ये भी सिंपल है, अगर आपको अभाज्य गुणनखंड से पता चल गया तो इधर सिंपल है। परिभाषा पढ़िए आपको अपने समझ में आ जाएगा। जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या क्या हो 2 से अधिक हो उसे हम लोग संयुक्त संख्या कहते हैं, मतलब कंपोजिट नंबर कहते हैं। कहने का मतलब क्या है भाई, इसको अच्छे समझिए आप। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे 6 का बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग 6 का बात करते हैं, तो 6 को कौन कौन भाग दे देगा, 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, और कौन दे सकता है 6 दे सकता है। तो इसमें गुणनखंड कितना हुआ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 6 भी हो गया भाई, मतलब 4 गुणनखंड हुआ। कितना गुणनखंड हुआ इसमें 4 हुआ। तो कहता है कि अगर 2 से ज़्यादा हो जाए ना, 2 से अधिक हो जाए ना, तो वो कंपोजिट नंबर होता है। तो यहाँ पे बताइए 6 में 4 है, 2 से ज़्यादा मतलब 3 भी हो गया ना तो कंपोजिट नंबर हो जाता है, मतलब संयुक्त संख्या हो जाता है। यहाँ पे 4 है तो ये 6 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा संयुक्त संख्या। क्या कहलाएगा ये संयुक्त संख्या, क्योंकि इसका जो गुणनखंड का संख्या है वो 4 गो है। ठीक है। अच्छा 8 क्या है तब 8, तो बोलेगा कि चेक करते हैं भाई, 8 को एक ही भाग लगा देगा, 2 भी लगा देगा, 4 भी लगा देगा, 8 भी लगा देगा, 8 भी लगा देगा, मतलब इसमें भी कितना आ गया 4 आ गया ना, 4 संख्या आ गया। तो ये भी क्या कहलाएगा संयुक्त संख्या कहलाएगा, क्योंकि इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई 4 हो गई, मतलब 2 से ज़्यादा है इसमें। ठीक है। तो ये क्या कहलाती है संयुक्त संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 6 8 9 12 13 12 14 15 16 18 20, इसमें कोई चेक करिए ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम 14 लें, 14 लिखा हुआ यहाँ पे, 14 का चेक करते हैं हम। ठीक है भाई। 14 कौन कौन भाग देगा, 1 देगा, 2 देगा, 7 देगा, और कौन देगा 14 भाग देगा भाई। तो कितना हो गया इसमें 4 गो हो गया, मतलब 2 से ज़्यादा हो गया। तो ये सब क्या कहलाएगी, ये सब संयुक्त संख्या कहलाएगी। ठीक है, समझ गए इस बात को। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब है शांत दशमलव। क्या है, अगर शांत दशमलव आ गया, शांत दशमलव बिल्कुल आसान है। मतलब क्या, अगर आप कोई
बटे में है और अगर आप भाग दे रहे हैं तो अगर वो दशमलव के बाद अंकों का संख्या क्या आ जाए, निश्चित आ जाए, क्या आ जाए, अंकों का संख्या निश्चित आ जाए, तो वो होती है शांत दशमलव संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो जैसे अगर हम 10 में 10/4 10/4 भाग दीजिए तो 4 से अगर आप 10 में भाग दे रहे हैं, 10 में अगर भाग दे रहे हैं तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई, कटेगा यहाँ पे, ठीक है। अब दशमलव दे रहे हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 4×5 20, 4×5 क्या हो गया, 20 हो गया, कट गया। मतलब कितना आया, 2.5। क्या आगे आ रहा है कि नहीं, मतलब ये 5 पे क्या हो गया, स्थिर हो गया। मतलब दशमलव के बाद एक ही अंक आया तो ये शांत हो गया, ये क्या हो गया, ये शांत हो गया, तो ये शांत हो गया, ठीक है भाई। मतलब दशमलव के बाद अगर इन अंकों की संख्या क्या हो जाए, निश्चित हो जाए, तो ये क्या कहलाती है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है। इंग्लिश में इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पहले परिभाषा देख लीजिए आप। कहता है वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव बिंदु के दाएं तरफ के अंकों की संख्या क्या हो, निश्चित हो, उसे शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आएगा। शांत दशमलव संख्याओं के दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या होती है, सीमित होती है, और अगर किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष 0 आता है तो वह संख्या शांत दशमलव संख्या होती है। एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, 1/8 है, क्या यहाँ पे 1/8 मतलब क्या, 8 से 1 में भाग दिया गया है, 8 से 1 में भाग दिया गया है, तो भाग दीजिए, खाएगा 1 में, नहीं खाएगा दशमलव देंगे तो 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया, एक बार खाएगा तो 8×8 कितना हुआ, 2 हो गया भाई, फिर देंगे यहाँ पे 0, तो 8×2 16 हो गया यहाँ पे, ठीक है। कितना बचा, 4 बचा, फिर देंगे 0, तो 8×5 40, तो कितना आया, 0.125, 0.1, रुक जाइए, चार्ज खत्म हो गया लगता है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आया, 0.125 आया, क्या इधर आया, 125 आया। तो यहाँ पे 3 ही अंक है, क्या है ये, दाईं तरफ अगर देखा जाए, अगर इधर देखा जाए तो इधर 3 ही अंक है, क्या है, इधर 3 ही अंक है। और यहाँ पे बोलता भी है कि शांत दशमलव संख्या में दशमलव बिंदु के बाद क्या होती है, सीमित होती है। यहाँ पे 3 ही ठो है तो ये सीमित हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा अब, तो यही क्या कहलाता है, शांत दशमलव संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ना, 1/8 था तो 3 अंक तक ही गया, 1 2 3, 1 2 5 आया, 1 2 5 आया, तो ये 3 अंक गया, कितना अंक गया, ये 3 अंक गया, तो ये इसी में स्थिर हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा ये, तो ये क्या कहलाएगा, शांत दशमलव संख्या कहलाएगा। और भी देखिए एग्जाम्पल आप, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे 3/4 है, 3 बटे क्या है, 4 है, तो कितना, इसका मान कितना आया, 0.75 आया। जैसे अगर यहाँ पे हम भाग दिखा के दिखाएं आपको, 3/4 है ना, मतलब क्या, 4 से भाग देना है आपको 3 में, दीजिए भाग तो नहीं खाएगा, दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, और 4×7 28 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 बचेगा, फिर अगर यहाँ पे तो खाएगा नहीं, अब 0 देंगे, 4×5 20, कितना है, 4×5 20, तो अब कट गया ये, लास्ट में से कितना बचा, 0 बचा, नहीं बचा, तो वही यहाँ पे लिखें कि अगर बाद 0 बचे, क्या बचे, 0 बचे, लास्ट में कट गया, मतलब 0 बच गया शेष, तो वो क्या होती है, शांत होती है। मतलब क्या, अब 7×5 पूरा कट गया, अब आगे बढ़ेगा कि नहीं, मतलब 7×5 ये यहाँ पे स्थिर हो गया ये, तो अंक ये निश्चित आ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग शांत दशमलव संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही अंक है, 8 है, 2 5 एक ही अंक है भाई, नहीं सॉरी 2 अंक है यहाँ पे 4 अंक है, ये स्थिर हो गया, अब आगे नहीं बढ़ेगा ये, आगे अब ये नहीं बढ़ेगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा ना, तो ये क्या होती है, ये शांत दशमलव संख्या होती है। और भी देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे हम लिखे भी हैं, जैसे 1.62 2 अंक में स्थिर हो गया ये, 6 2 3 4 ये 4 अंक में शांत हो गया ये, 5 6 यहाँ पे 2 अंक में, फिर आगे नहीं बढ़ेगा ये, अब यहाँ पे 5 अंक है, तो 5 अंक के बाद क्या हो गया, ये शांत हो गया, मतलब ये क्या, 5 अंक के बाद अब आगे नहीं बढ़ेगा, तो ये क्या है, ये सभी शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। अच्छा, अशांत में क्या होगा तब भाई, एक होता है अशांत, अशांत में क्या होगा, बढ़ते रहेगा, वो क्या होगा, बढ़ते रहेगा, इसे अशांत है ये। अशांत में मतलब क्या, जैसे अगर यहाँ पे हम दिखाना चाहें आपको, जैसे 8.4444444 दे दिए, तो ये क्या रुक रहा है कि, तो नहीं रुक रहा है ये, मतलब इसके दशमलव के दाएं अंकों के बाद क्या है, दाएं अंक की तरफ क्या है, ये रुक नहीं रहा है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अशांत कहते हैं। अच्छा, इसको ना एक और रूप में लिखा रहता है, जैसे अगर 8 लिखा रहेगा, दशमलव लिखा रहेगा, अच्छा 4 बार बार दोहरा रहा है ना, तो 4 के ऊपर आवर्त लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, आवर्त, क्या लगा रहेगा, आवर्त, इसको इंग्लिश में बार बोला जाता है, ठीक है। तो 8.4 पर आवर्त, ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ, 4 पर बार लगा हुआ है, 4 पर आवर्त लगा हुआ है, इसका मतलब हुआ 4 बार बार दोहराएगा, 4 क्या हो जाएगा, बार बार दोहराएगा, और ये अनंत तक दोहराएगा, ठीक है। जब आपसे पूछते हैं 8.75
अगर इस पे अगर बार लगा हुआ है, ठीक है भाई, इसके अगर इस पे दोनों पे आवर्त लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि 8.75 दोहराएगा, फिर 7 5, फिर 7 5, फिर 7 5, मतलब क्या 7 5 7 5 7 5 आते रहेगा। बात समझे? अगर तो बताइए ये क्या रुक रहा है क्या? ये रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये अशांत हो जाएगा। बात समझे? अच्छा आपसे पूछते बताइए तो 7.328, अच्छा इसमें अगर आवर्त लगा हुआ है, 2 8 में आवर्त लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 7.3 तो ऐसे रहेगा, 2 8 दोहरा रहा है यहाँ पे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 8, फिर 2 8, फिर 2 8, ये ऐसे चलते रहेगा। बस समझे? ठीक है। मतलब क्या, हम ये हमेशा अनंत तक जाते रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। मतलब दशमलव के दाएं अंकों की तरफ क्या होगी? संख्या निश्चित नहीं रहेगी। उसी बात को यहाँ पे लिखे हैं हम कि वह दशमलव संख्या जिसमें दशमलव बिंदु के दाएं तरफ के अंकों की संख्या और निश्चित हो, मतलब बहुत सारा हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या रुकने वाला है? क्या रुकने वाला है? ये नहीं, डॉट 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 है, मतलब क्या, ये चलते रहेगा। यहाँ देखिए तो जो मतलब एक 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 डॉट 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 ये चलते रहेगा। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.1 दोहरा रहा है, एक दोहरा रहा है ना, तो इसको एक पे आप आवर्त लगा दीजिए। जैसे यहाँ आप देखिए तो 0.5, और यहाँ पे 3 दोहरा रहा है ना, क्या हो रहा है? 3 यहाँ पे क्या हो रहा है? दोहरा रहा है, तो यहाँ पे 3 पे आप आवर्त लगा दीजिए। बात समझे? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? औसत, क्योंकि ये बढ़ रहा है, ये रुक नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आ गया 1/3 है, मतलब 3 में अगर आप 3 से अगर आप एक में भाग दे रहे हैं, 3 से अगर एक में भाग दे रहे हैं, तो भाग लगाइए तो दशमलव देंगे, 0 आएगा। 3 तिया 9, फिर आएगा 1, फिर 0 देंगे, 3 तिया 9, फिर कट जाएगा ये, फिर धीरे 0 देंगे, फिर 3 तिया 9, ऐसे आते रहेगा। मतलब कि फिर एक आएगा, फिर करते रहेगा ये, मतलब कि 3 3 3 3 आते रहेगा, ये 3 3 3 3 आते रहेगा। तो ये कभी रुकने वाला नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? अशांत हो जाएगा, क्योंकि रुकने वाला नहीं है। इसलिए 10.3 3 3 3 3 या 3 पे क्या लगा दीजिए, क्योंकि 3 दोहरा रहा है बार बार ना, तो 3 पे आप आवर्त भी लगा सकते हैं। आवर्त लगाया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 3 दोहरा रहा है बार बार, 6 3, फिर 6 3, तो यहाँ पे 6 3, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, यहाँ पे 6 3 दोहरा रहा है। अगर आप 7 में अगर आप 11 से भाग 7, रुकिए उल्टा लिख दिया, अगर आप 11 से 7 में भाग दे रहे हैं, तो क्या आएगा? दशमलव 6 3 6 3, फिर 6 3, फिर 6 3, ये आते रहेगा। तो इसमें मतलब दोहरा कौन रहा है? तो इसमें दोहरा रहा है, कौन दोहरा रहा है भाई? अच्छा क्या ये रुक रहा है क्या? ये रुक नहीं रहा है, मतलब ये शांत नहीं होगा, ये होगा अशांत। अच्छा कौन दोहरा रहा है भाई? 6 3 दोहरा रहा है, 6 3 दोहरा रहा है, 6 3 दोहरा रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, दशमलव 6 3 पे आवर्त, 6 3 पे आवर्त। इसे आप देखिए तो 1 4 2 8 5 7, ये आया। यहाँ देखिए 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा 1 4 2 8 5 7, फिर आएगा, मतलब ये 5 अंक दोहरा रहा है। कितना अंक दोहरा रहा है? 5 अंक दोहरा रहा है, तो पाँचों पे क्या हो जाएगा? आवर्त लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आवर्त लग जाएगा। तो ये क्या है? ये अशांत दशमलव संख्या है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। आवर्त मतलब ये समझ गए आप, जिस पे आवर्त लगा रहेगा वो बार बार दोहराएगा। ठीक है भाई। जैसे यहाँ पे क्या लगा हुआ है? 1 4 2 8 5 7, ये है ना, 14 28 57, 14 28 57, इस पे आवर्त लगाओ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 14 8, दशमलव भी लगा हुआ आगे, दशमलव 14 28 5 7, फिर वही आएगा 14 28 5 57, फिर 14 28 57, फिर ये आते रहेगा 14 28 57, ये आते रहेगा। इसीलिए बोला गया ये कि रुकेगा कभी नहीं, मतलब ये अशांत है, ये शांत नहीं, अशांत है। ठीक है। यहाँ पे लिखे भी इसके बारे में कुछ बातें हम, कहते हैं कि अशांत दशमलव संख्याओं के अंकों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है, मतलब ये बढ़ते जाएगा। अशांत दशमलव संख्या का कोई अंतिम पद नहीं होता, क्योंकि ये आगे चलते रहेगा भाई। अंतिम कैसे बोल सकते हैं आप इसको? संख्या को विभाजित करने के बाद शेष शून्य के बराबर नहीं है, तो दशमलव संख्या क्या होती है? अशांत होती है, मतलब 0 के बराबर कट के 0 नहीं आएगा इसमें, ये आते रहेगा हमेशा। तो ये संख्या क्या कहलाएगी? अशांत कहलाएगी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगी ये। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब दशमलव वाला, तो एक आप बांट सकते हैं इसको टर्मिनेटिंग में और एक नॉन टर्मिनेटिंग में। टर्मिनेटिंग मतलब क्या हुआ? शांत। इसका हिंदी क्या होता है? शांत होता है। और इसका हिंदी क्या होता है? अशांत। क्या होता है इसका हिंदी? अशांत होता है। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखिए, जो भी शांत होता है, जो भी क्या होता है? शांत होता है, वो सभी कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। ये भी आपको पढ़ाएंगे हम, परिमेय संख्या होता है। ठीक है। अच्छा एक बात ना और भी जानिए आप, थोड़ा आपको हम दिखाते हैं और एक चीज़। यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे
2/3 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 2/3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0.6 दो आ रहा है, तो 6 पे आप आवर्त लगा दिए। यहाँ पे 2 7 हो रहा था तो 2 पे 7 पे आवर्त लगा दिए। यहाँ पे 1.8 3 हो रहा था, 3 दोहरा रहा था तो 3 पे आवर्त लगा दिए। तो यहाँ पे एक ही अंक बार बार दोहरा रहा है। बहुत बार क्या होगा कि दोहराएगा नहीं लेकिन बढ़ते जाएगा यार तक। जैसे यहाँ पे √2 का अगर हम बात करें, ये √2 है, तो अगर इसको भाग दीजिएगा, इसका मतलब अगर मान निकालेगा तो कितना आएगा 1.4 1 4 2 1 3 5 6 2 3 7 3 0 5 डॉट 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 ये आते रहेगा। तो ये मतलब क्या दोहरा नहीं रहा है। जैसे यहाँ पे 6 6 6 6 आ रहा था, 2 7 आ रहा था, जैसे यहाँ पे 8 3 3 3 3 3 आ रहा था, तो यहाँ पे दोहरा रहा था तो आप आवर्त लगा दिए। लेकिन यहाँ पे क्या दोहरा रहा है कि नहीं दोहरा रहा है, तो यहाँ पे आप आवर्त नहीं लगा सकते, यहाँ पे आप आवर्त नहीं लगा सकते। तो बताइए अगर ये नहीं लगा सकते आवर्त, ठीक है भाई समझ गए बात। मतलब क्या दो तरह से ये अशांत हो सकता है, एक क्या दोहरा रहा हो और एक दोहरा नहीं रहा हो। तो ये जो √2 है, ठीक है भाई, तो ये जो √3 है और ये जो पाई है, ये जो पाई है, ये सभी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है ये अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये ऐसे जो दिखा हुआ है इसको हम लोग पाई बोलते हैं। पाई क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पाई बोलते हैं, पाई बोलते हैं। इसका मान जो होता है वो 22/7 होता है। कितना होता है 22/7, या तो यहाँ पे 3.14 लिखा हुआ है ये भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। फिलहाल भी याद रखिए √2 √3 और पाई ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। एक बात ना और भी याद रखिएगा, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ये बात और याद रखिएगा, जैसे दशमलव अगर 101 है, क्या है 101, फिर 201 है, मतलब जीरो यहाँ पे एक था, फिर 2 जीरो हो गया, फिर 3 जीरो हो गया, फिर 4 जीरो हो गया, फिर 5 जीरो हो गया, फिर एक आया, फिर 6 जीरो हो गया, 6 जीरो हो गया, फिर 7 जीरो हो गया। ऐसे अगर हो जाए, मतलब बीच का अंक अगर बढ़े, तो ये क्या होता है, ये भी अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे मतलब क्या, जैसे अगर 4.32 रहे, फिर 2 2 3 रहे, फिर 3 2 3 रहे, मतलब बीच में 2 3 बार आया। यहाँ पे पहले एक बार 2 था, फिर 2 बार 2 आया, फिर 3 बार 2 आया, फिर एक बार 4 बार 2 आएगा। तो ये बढ़ रहा है विषय संख्या ना, तो ये भी क्या कहलाता है, ये अपरिमेय संख्या होता है। अभी हम बताएंगे अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और ये इसका नाम क्या है, ये पाई, इसका नाम क्या है, ये पाई है। पाई भी अपरिमेय संख्या है। √2 √3 सब क्या है अपरिमेय संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ गया परिमेय संख्या। देखिए अब इसी पे बात करेंगे हम लोग। परिमेय संख्या क्या होता है, जिस संख्या को आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं परंतु इसका हर शून्य के बराबर नहीं हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बहुत अच्छे समझाते हैं आपको, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा आपकी क्लास में, ठीक है। देखिए अगर 4/5 लिखे हैं, क्या लिखे आप 4/5, तो बटे के रूप में लिखेंगे, लिखे क्या ये नीचे में जो 5 लिखे है क्या ये समान 0 है कि नहीं भैया, यहाँ पे तो मान 5 है। तो इसका मतलब ये आप इसको p और बटे q के रूप में लिख दिए। मतलब क्या, ऊपर में p, मतलब ये जो अंश है ये p हो गया आपका, यहाँ पे 5 जो है आपका हर हो गया, मतलब q हो गया भाई, ठीक है। मतलब p मतलब अंश, q मतलब क्या हर। और ऊपर वाले को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है भाई। अच्छा बोलेंगे तब -3/2 ये परिमेय संख्या है कि नहीं, हाँ भाई बटे के रूप में लिख दिया आप, -3/2 लिख दिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, जैसे अगर हम 5/0 बोले, 5 बटे क्या बोले 0, तो नीचे में 0 आ गया ना, तो ये आप इसको आप p/q के रूप में लिखे, मतलब p/q के रूप में लिखे, अंश बटे हर के रूप में लिखे। लेकिन q आपकी बार क्या हो गया 0 के बराबर हो गया, क्यों क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो अगर q 0 के बराबर हो जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या क्या होती है, नहीं होती, परिमेय संख्या नहीं होती है। बात समझ में आया। मतलब नीचे वाला 0 आपका नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ उसका हर शून्य के बराबर नहीं हो, मतलब q जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बात समझिए, ठीक है भाई। अच्छा आपको और समझाते हैं, बताइए तो -3/8 ये क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, हाँ भाई ये बटे के रूप में लिख रहे हैं परिमेय संख्या है, लेकिन नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे में 0 नहीं है भाई, तो ये p/q के रूप में आप लिख दिए इसको, ठीक है। अच्छा बोलिए, अच्छा 0 कैसी संख्या है, 0 तो बोलेंगे 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है भाई, या तो 0 इसमें कुछ नहीं मतलब क्या है 2 है भाई। तो नीचे में 0 आया क्या, नीचे में 0 नहीं आया। तो 0 भी कैसी संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। 0 भी कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। बात समझ में आया, 0 भी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। मतलब क्या, ऊपर में 0 रहे चलेगा, ऊपर में ये
मतलब क्या, अगर 0/1 लिख रहे हैं तो ये 0 क्या आपका p है भाई, और 1 क्या आपका q है, तो p 0 हो सकता है, लेकिन ये नीचे वाला जो q है ये q 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। बात समझे? ठीक है, समझ गए आप। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे मतलब क्या p/q के रूप में होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ देखिए, जैसे प्राकृत संख्या है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 बोलते हैं, तो ये सभी क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ भाई है, क्योंकि इससे कुछ नहीं समझा क्या, 1 है, 2/1 3/1, इसको ऐसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, होल नंबर, जीरो, जीरो भी क्या है? परिमेय संख्या है। जीरो कुछ नहीं समझता क्या, 1 है भाई, मतलब जीरो भी क्या है? परिमेय संख्या है। अच्छा, -4 -3 -4, ये भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसमें कुछ नहीं समझता, 1 है, मतलब p/q के रूप में आप लिख दिए, -4/1 लिख दिए भाई। तो बोलिए अच्छा, -7/8 ये क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ भाई, बटे के रूप में लिख दिए। मतलब शर्त इतना सा है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.111 फिर बार लगा दिया है, मतलब आवर्त लगा दिया है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी क्या है? ये परिमेय संख्या है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, और भी लिखा हुआ है 2/3, 2/3 लिखा हुआ है, तो बताइए ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? परिमेय संख्या है, 2/3 है ना, तो ये परिमेय संख्या है। -8/2 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब जितना भी प्राकृत संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, तो ये सभी क्या है? परिमेय संख्या है। अब आपको बताते हैं परिमेय संख्या कौन नहीं है। पाई, पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई परिमेय संख्या नहीं है। पाई परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, परिमेय संख्या नहीं है, तब क्या है भाई? पाई परिमेय संख्या नहीं, तब ये अपरिमेय। ये पाई क्या है? ये अपरिमेय, ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला आपसे पूछते हैं, बताइए रूट में जो रहेगा, रूट में जो रहेगा, अगर उसका, जैसे रूट में 36 है तो इसका मान कितना निकलता है? 6 निकलता है। तो अगर रूट के अंदर कुछ रहे और उसका पूरा पूरी मान निकल जाए तो ये भी परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? ये भी परिमेय संख्या होती है। बात समझिए, रूट में पूरा पूरी अगर इसका वर्गमूल निकल रहा है, 25 है, तो 5 से बाहर निकलेगा भाई, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर रूट में अगर यहाँ पे आपका क्या कहते हैं 16 है, तो इसका कितना बार निकलेगा? 4 बार निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। अगर मतलब रूट में रहे और पूरा पूरी मान निकले तो ये क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन अगर रूट में रहे 2, इसका क्या मान निकलेगा? क्या पूरा पूरी मान नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका अपरिमेय। क्या हो जाएगा? ये आपका अपरिमेय। बात समझ में आया? ठीक है, समझ में तो आ गया। मतलब क्या, रूट वाला जितना रहेगा तो वो अपरिमेय होता है, लेकिन अगर रूट में अगर उसका पूरा पूरी से बाहर निकल रहा है, जैसे 16 का 4 होता है, 36 का 6 होता है, 6 का 36 होता है, 25 का 5 होता है, जैसे 64 का कितना होता है? 8 होता है, 88 64, तो ये अगर निकल रहा है तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर आपसे हम पूछे ये बताइए तो √3 निकलेगा, ऐसा क्या? नहीं निकलेगा भाई। √5 निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? ये दोनों अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय। क्या हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? ये क्या हो जाएगी? अपरिमेय। मतलब जो अगर रूट में रहे, बाहर ना निकले उसका पूरा परिमाण, तो वो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भी लिखे हम, मतलब क्या, जिसको आप अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, मतलब परिमेय संख्या होता है। रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। तो 4/8 ये परिमेय संख्या है, -0.5 ये परिमेय संख्या है, 0.33 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। 4 पे पावर 4, 1 पर पावर, ये पावर कहते हैं बार लगा हुआ, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है भाई। 12/4 परिमेय संख्या है। √36, याद देखिए √36 बाहर निकला कि नहीं निकला? कितना निकला बाहर? 6 निकला बाहर, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। जीरो क्या है? जीरो भी परिमेय संख्या है। जीरो कुछ नहीं समझता क्या? 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, जितना भी ले आ गया इसमें, तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। मतलब नीचे, अच्छा आपसे अगर पूछा जाए, बताइए 5/0 नीचे में 0 आ गया, ये क्या परिमेय संख्या होगा? क्या नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला क्या बोलते हैं हम लोग? नीचे वाला को हम लोग हर बोलते हैं। तो हर में 0 नहीं होना चाहिए, हर में 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, परंतु उसका हर 0 के बराबर नहीं हो, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। तो 5/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। अब अपरिमेय संख्या, तो जो संख्या परिमेय नहीं होता वो क्या कहलाता है? वो अपरिमेय संख्या होता है। जो संख्या परिमेय संख्या नहीं हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए √8, √8 का बाहर कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो ये अपरिमेय संख्या है। जैसे 1.6 इसका भी निकलेगा बाहर, क्योंकि 16 है, दशमलव जाएगा नीचे, 10 हो जाएगा, तो 16 का तो बाहर निकल जाएगा 4, लेकिन √10 का क्या निकलेगा बाहर? कुछ निकल पाएगा? तो रूट आ गया इसमें ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय हो जाएगा। √11 के बाहर नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय है। √2.5 से बाहर नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। ये पाई भी क्या है? ये याद है, पाई जो है, पाई पाई
पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान ना 22/7 होता है लगभग में, 22/7 लगभग में होता है। तो 22/7 जब लिखेंगे तो ये परिमेय है। ये क्या है? ये परिमेय है। लेकिन अगर पाई बोला जाए, पाई क्या है? तो पाई क्या है? ये अपरिमेय है। पाई क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ, देखिए तो 0.3 फिर 2 0 यहाँ पे बढ़ रहा है। देखिए तो 1 0 फिर 2 0 हो गया फिर 3 0 हो गया। तो अगर नीचे में बढ़ रहा है संख्या ना, तो भी क्या होता है? ये अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? ये भी अपरिमेय संख्या होता है। बस समझ में आया? मतलब क्या, नीचे में बीच में अगर जीरो बढ़ रहा हो, बीच में संख्या दोहरा रहा हो, मतलब दोहरा नहीं, मतलब बढ़ रहा हो संख्या एक एक, तो भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। जैसे और भी यहाँ पे देखिए, कहता है ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिटन एज ए फ्रैक्शन, जिसको आप भिन्न में नहीं लिख सकते हो, क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। वैसा संख्या जिसको आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या। जैसे √5, √10, √3, √15। तो देखिए जितना भी रूट में रहता है ना, वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अगर रूट में है और उसका पूरा पूरी वर्गमूल बाहर आ रहा है, जैसे 5 आ गया, 25 का कितना आएगा? √25 का 5 आ जाएगा। तो अगर पूरा पूरी बाहर आ रहा है ना, तो ये अपरिमेय नहीं होता है। तब ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। √25 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इसका बाहर निकल रहा है। ठीक है, समझ गए आप? एक बात जानते हैं, अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे ना, तो बन जाता है वास्तविक संख्या। क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या। उसको हम लोग रियल नंबर फिर बोलते हैं। देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में क्या होगा? इसमें परिमेय संख्या भी आ जाएगा और अपरिमेय संख्या भी आ जाएगा। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। बस समझ में आया? मतलब क्या, इसमें परिमेय संख्या भी होगा और अपरिमेय संख्या भी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये पूरा गोलाग है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है रियल नंबर। क्या लिखा हुआ है इसमें? रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या भाई। तो वास्तव में क्या होगा? रेशनल भी होगा, मतलब परिमेय संख्या भी होगा, इरेशनल भी होगा, मतलब अपरिमेय भी होगा। ठीक है, तो परिमेय 1 2 3 4 0 1 2 जितना भी संख्या है, ये सभी क्या है? ये वास्तविक संख्या है। क्या है? ये वास्तविक संख्या है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए, बताइए -4 क्या है? √-4, तो बोलेंगे ये वास्तविक संख्या नहीं है। ये क्या है? वास्तविक संख्या नहीं है। रूट के अगर अंदर -4 आ गया ना, माइनस आ गया, तो ये इमेजिनरी नंबर है, ये काल्पनिक संख्या है। क्या है? ये काल्पनिक संख्या है। ये काल्पनिक संख्या है। बात समझे? काल्पनिक संख्या, ये इमेजिनरी नंबर है। बात समझे? तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। अगर रूट के अंदर मगर -3 लिखा और माइनस आ गया ना, तो ये वास्तविक संख्या नहीं होती। बात समझे? तो वास्तविक संख्या में क्या होगा? देखिए इधर पर अपरिमेय संख्या है, जैसे √10, पाई हो गया, √3 हो गया, -√8 हो गया, √11 हो गया। हाँ, -√8 ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन √-8 ये अंतर है, ये आपका काल्पनिक संख्या है। कैसा संख्या है? ये काल्पनिक संख्या। ये क्लास 11th से शुरू होता है। ठीक है, अंदर में रूट, बाहर अंतर है दोनों में। माइनस बाहर में होना और माइनस अंदर में होना, अंतर है दोनों। माइनस अगर बाहर में रहेगा जैसे यहाँ पे, तो ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है? ये अपरिमेय संख्या। और ये वास्तविक संख्या इसमें आ जाएगा भाई, रियल नंबर में आ जाएगा। लेकिन ये माइनस आ गया, ये तब क्या हो गया? काल्पनिक संख्या हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा। मतलब क्या, अपरिमेय संख्या इधर लिखा हुआ है, अपरिमेय संख्या इधर लिखा हुआ है, इधर परिमेय संख्या लिखा हुआ है। इसको अगर मिला देंगे, ये क्या बन जाएगा? ये वास्तविक संख्या बन जाएगा। जैसे यहाँ पे भी देखिए, इस घेरा में सारा का अपरिमेय संख्या, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √72 हो गया, √8/23 हो गया, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसमें क्या है? इधर 3/5, ये 1.375, 21.6, 3.56 पे बार, -562, -22, 72, 0, ये सब क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय संख्या है। तो इन दोनों को मिला देंगे, क्या बन जाएगा? ये वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? ये वास्तविक संख्या। अब ना हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली पे आ जाएंगे। ठीक है, देखिए बताइए, तो जल्दी बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या, रूट आ गया तो इसका पूरा पूरी हल नहीं निकलेगा। यहाँ पे एक्स तो कुछ संख्या है, पता नहीं है क्या है, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा। ये परिमेय संख्या नहीं है। पाई भी परिमेय संख्या नहीं है। ये बीच में 0 2 0 बढ़ रहा है 0, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। तो ये -3/7 ये आपका परिमेय संख्या है। इसको आप अंश बटे हर के रूप में लिख दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझे? तो आंसर क्या हुआ आपका? अब आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे घेर देगी। ऑप्शन नंबर सी यही वाला आपका सही आंसर है, -3/7। चलिए बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर दूसरा, बताइए, आंसर बताइए। क्या कहता है? यदि P/Q
एक परिमेय संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो p बटे क्यू के रूप में है, तो p बटे क्यू के रूप में है तो q क्या होना चाहिए? q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, p तथा q पूर्णांक होते हैं, q 0 के बराबर नहीं भाई, ये 0 के बराबर नहीं होता है। q 0 के बराबर होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये गलत है। ये यहाँ पे आंसर क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में पढ़िए तो p तथा q पूर्णांक होते हैं लेकिन, और q 0 के बराबर होता है नहीं होता है, तो ये सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है q 0 के बराबर नहीं होता है, यही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही आंसर है आपका, क्योंकि परिमेय संख्या में q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल नंबर 3 में देखिए तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? मतलब परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय संख्या पूछा है, तो ये परिमेय संख्या तो है भाई, ये तो है, ये भी है, ये -8 भी है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यही आपसे पूछा गया था। √3 क्या परिमेय संख्या नहीं है? ये कौन संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। किस संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। किस संख्या है ये? अपरिमेय संख्या है। बस समझ में आया, ये अपरिमेय संख्या है। नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे 0.5 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? देखिए 0.5 है ना, दशमलव उड़ाइए यहाँ से तो क्या हो जाएगा? 5/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको कटा देंगे क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है भाई, तो 1/2 तो लिख सकते हैं भाई। 5/10 यहाँ पे लिखे हैं भाई। अच्छा, 1/2 में अगर ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें, यहाँ पे 1 है ये, और ऊपर नीचे 2 से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा? ये 2 1 2 हो जाएगा, और 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा भाई। तो 2/4 लिख सकते हैं इसको हम लोग। मतलब सभी सही है, ABC सभी सही है, तो उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन आंसर डी आंसर सही होगा। डी क्या होगा इसका आंसर? सही हो जाएगा। 5 पे आइए तो बताइए तो -7 एक परिमेय संख्या है। क्यों है भाई? क्योंकि इसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है -7/1। बिल्कुल सही है, यही आंसर सही है। -7/1 इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये क्या है? इसीलिए परिमेय संख्या है। जिसको भी आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या है? परिमेय संख्या है। कहता है कि यदि x और y परिमेय संख्या है तो इस x + y भी होगा। जैसे अगर मान के चले परिमेय संख्या जैसे 3 है और 4 है, तो 3 भी परिमेय संख्या है, 4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये सब प्राकृत संख्या है, इसको अंश/हर के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 4 कितना हो जाएगा? 7, 7/1 भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये जोड़ भी क्या होगा? परिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पे आते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटा संख्या कौन सी होती है? अभी बताए थे प्राकृतिक संख्या शुरू कौन से होती है? एक शुरू होती है, 1 2 3 4 यहाँ शुरू होती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन हुई? प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटा संख्या 1 1 1 कौन हुआ? 1, यही 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, आप पढ़े चलिए कितना बन गया आपसे सवाल। सवाल नंबर अब 8 पे आते हैं। यदि किसी प्राकृतिक संख्याओं में एक जोड़ा जाए तो वह संख्या कैसी होगी? वह कैसी होगी? जैसे 1 2 3 4 ऐसे है भाई, तो ये अगर इसमें किसी में एक जोड़ रहे हैं आप, जैसे एक में इसमें एक जोड़ दिए तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसमें एक जोड़ दे 3 हो जाएगा। ये इसमें एक जोड़ दे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये एक के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो अगला प्राकृतिक संख्या आ रहा है आपका। तो सम संख्या नहीं, विषम संख्या नहीं, अगली प्राकृतिक संख्या आएगी। क्या आएगी? अगली प्राकृतिक संख्या आएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 9 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है? तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है भाई? 1 से होता है, 1 2 3 4। क्या उसमें 0 आता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 0 दिया, तो यही प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये तो पूर्ण संख्या में आता है 0। बाकी 5 10 25 से क्या प्राकृतिक संख्या है। अगला कहता है पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो औसत शुरुआत में कहता है 5 का, मतलब 1 2 3 4 और 5। तो सबको जोड़ दीजिए, आप जोड़ दीजिए, और उसमें मतलब क्या, जितना संख्या उससे भाग दीजिए। 1 2 3 4 5 संख्या 5 से भाग देना है। प्रथम 5 बोला तो शुरुआत का 5 लिख दिए, और औसत बोला है ना, तो जितना संख्या है उसी से क्या करते हैं हम लोग? भाग देते हैं। तो इसमें 5 संख्या है, 5 को जोड़े और 5 से भाग दे दिए। तो कितना हो रहा है जोड़ करके? 5 4 9 9 3 12 12 3 15 हो गया। 15/5, तो 5 दिया 15, कितना बार काटा? 3 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा इसका। ये बी वाला क्या है? इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10। वास्तविक संख्याओं का समोच्च किसका संयोजन है? तो इसमें परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या आती है। अकेला नहीं, परिमेय संख्या सिर्फ नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं, इसमें दोनों आता है, परिमेय संख्या भी और अपरिमेय संख्या भी। मतलब ए और बी दोनों आएगा। किसका समोच्च है? ए और बी दोनों का।
तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वास्तविक संख्या नहीं है? √2 तो अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आता है। -5 तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है। 4/7 ये भी परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। लेकिन √-4 माइनस अंदर में आ गया तो ये काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है ये? काल्पनिक संख्या, ये इमेजनरी नंबर है, तो ये आपका वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये काल्पनिक संख्या है, ये इमेजनरी नंबर है, ये वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 12 पे आते हैं। सवाल नंबर 12 क्या कहता है भाई? यदि x एक वास्तविक संख्या है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो x एक परिमेय संख्या हो सकती है, हाँ भी हो सकती है भाई। x एक अपरिमेय संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है भाई। x धनात्मक ऋणात्मक हो सकते हैं, हाँ हो सकता है भाई, क्योंकि ये वास्तविक संख्या में सभी आ गया, परिमेय भी आ गया, धनात्मक ऋणात्मक सब आ गया, तो इसका सही आंसर सभी होगा, उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है, क्योंकि वास्तविक संख्या तो सभी है, धनात्मक हो, परिमेय हो, अपरिमेय ऋणात्मक हो, शून्य हो, सभी वास्तविक संख्याएं। अगला सवाल नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या देखिए तो, अरे यहाँ पे दिख गया पाई, पाई दिख गया, क्या दिख गया आपको? पाई दिख गया। तो ये पाई कैसी संख्या है? ये पाई है। अच्छा यहाँ पे ना दशमलव नहीं होगा, ये मिस्टेक से लिखा गया, ठीक है, दशमलव नहीं होगा यहाँ पे, दशमलव नहीं है ये, दशमलव यहाँ दशमलव होगा, अरे दशमलव यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ दशमलव नहीं होगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, दशमलव यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो पाई कैसी संख्या है? ये पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। पाई की संख्या ये अपरिमेय संख्या। हाँ, पाई का मान लगभग में 22/7 होता है, तो ये परिमेय संख्या, ये क्या है? ये परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय का पूछा जाए क्या बोलेंगे हम लोग? पाई। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। नंबर 14, किसी वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा होगा, वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा होगा। तो वास्तविक संख्या में क्या आता है? जीरो भी तो आता है ना, तो जीरो का संख्या क्या हो जाएगा? जीरो का वर्ग तो जीरो ही हो जाएगा भाई, तो जीरो भी हो सकता है। या तो अगर वर्ग कर रहे हैं, जैसे अगर हम √4 का वर्ग कर रहे हैं तो इसका रूट कट जाए कितना बचेगा? 4 बचेगा भाई, तो 4 आ गया, तो 4 मतलब कोई संख्या भी आ गया, तो धनात्मक संख्या आएगा या तो शून्य आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वर्ग कर रहे हैं ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जैसे अगर -4 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये प्लस में हमेशा आएगा। और अगर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 भी आ जाएगा भाई, तो धनात्मक और शून्य, इसका सही आंसर डी होगा। बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 15। इसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली पे आ जाएंगे। सवाल नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं पूछा है। देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, ये तो सही है भाई, ये तो सही है, बिल्कुल 100% सही है। सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती है, सभी परिमेय संख्या, ये भी सही है भाई। सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्या, नहीं 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 नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या में तो आपका रूट वाला भी चीज़ आ गया, √2 भी आ गया, ये भी वास्तविक संख्या है। क्या ये पूर्ण संख्या है क्या? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या में तो आपका 3/4 भी आ गया, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं भाई, ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर ये सी आपका गलत है। सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ ये भी सही है भाई। तो जो गलत है वही पूछा आपसे, सत्य नहीं है, तो यही सत्य, ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, सी वाला सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए, क्या पढ़े हम लोग? 15 ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए। तो अब आते हैं हम लोग प्रश्नावली पर, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये ऑब्जेक्टिव ना आप अपनी कॉपी में लिख भी लीजिए, बहुत सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसमें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब हम लोग प्रश्नावली 1.1। देखिए, अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख दिए हैं। देखिए, ये प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर फर्स्ट है। पढ़िए इसको अच्छे से, क्या कहता है, और जो आपको हम थ्योरी बताए उससे ये बनता है कि नहीं बनता है, आप सोचिए थोड़ा सा, ठीक है। कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, ठीक है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q
पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताए थे कि आप 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 है, ठीक है भाई, तो 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब क्या, 0 को आप लिख सकते हैं 0/1। क्या लिख सकते हैं आप? 0/1, जहाँ पे आपका 0 जो है वो p है और जो 1 है ये क्या है आपका q है। मतलब आप p/q के रूप में लिख दिए इसको। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 लिख दीजिए, इसके नीचे ये 0 है भाई, आप नीचे में 2 लगा दीजिए, तो ये भी क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। और यहाँ पे देखिए तो q क्या 0 के बराबर है? नहीं है। यहाँ पे देखिए q 0 के बराबर है कि नहीं है? यहाँ पे तो q 2 है भाई, तो यहाँ पे भी आप क्या कर दिए, इसको p/q के रूप में लिख दिए। मतलब क्या, 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0 को हम 0/2 भी लिख सकते हैं, 0 को हम लोग 0/3 भी लिख सकते हैं। तो बताइए, आपका p 0 है, q आपका 3 है। p आपका 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं हो सकता। और बताइए q कहाँ है? आपका नीचे में है, इसका मतलब ये q है और ये 0 नहीं है। हाँ, ऊपर में जो आपका p है वो 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है भाई। p के बारे में कुछ बोला गया है कि p तो 0 हो सकता है आपका, तो यहाँ पे p 0 है भाई। ठीक है, तो आप 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे 0 आपका p हो गया, 3 आपका q हो गया, यहाँ पे 0 आपका p हो गया, 1 आपका q हो गया, 0 यहाँ पे आपका p हो गया, 2 आपका q हो गया। तो 0 को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है? वो एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे आंसर में शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ भाई है, यहाँ पे पूछा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आंसर में लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या बोला गया है, किसे क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ, हम हाँ लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ, इसे हम हाँ 0 को हम p/q अर्थात आप किस रूप में लिख दिए बताइए तो? अर्थात आप किस रूप में लिखे? 0/1 लिख दिए, 0/2 लिख दिए, 0/3 लिख दिए। इस तरह आप लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सवाल का आंसर है। यहाँ पे लिखना होगा आपको कि शून्य एक परिमेय संख्या है और हाँ 0 को हम p/q अर्थात 0/1, 0/2, 0/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपका सवाल का आंसर हो गया भाई। ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए आपको लिखे। ठीक है, ये सारी बातें आपको हम समझाने के लिए लिखे, तो ये आपके सवाल का आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग अब आते हैं सवाल नंबर 2 पर। देखिए सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है, यहाँ पे लिखे हैं सवाल 3 और 4 के बीच 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। वैसे तो 3 और 4 के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्या है, ढेरों परिमेय संख्या है, लेकिन हमसे यहाँ पे सिर्फ 6 परिमेय संख्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 पूछा है ना, तो आप क्या कीजिए, जितना पूछे उसमें से आप एक जोड़ दीजिए। क्या करिए, आप एक जोड़ दीजिए। तो बताइए 6 पूछा था आपसे, एक हम जोड़ देंगे अपने मन से, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगर आपसे 5 पूछता तो हम एक जोड़ देते, कितना हो जाता? वो 6 हो जाता। आपसे अगर 10 पूछता तो हम उसमें एक जोड़ देते, 11 हो जाता। जितना भी पूछा जाए परिमेय संख्या कि इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकाले तो 6 में एक जोड़ देंगे। 7 पूछता 7 में एक जोड़ देते, 8 पूछता 8 में एक जोड़ देते। तो यहाँ पे 6 पूछा था तो 6 में एक जोड़ दिए तो ये 7 हो गया। ठीक है भाई, अब 7 को क्या करेंगे हम, इस 3 और यहाँ पे 4 में क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे 3 था भाई और यहाँ पे क्या था, और 4, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसी 7 से गुना कर देंगे। ठीक है भाई, ऊपर नीचे 7 से गुना कर देंगे। यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, 7 ऊपर भी कर देंगे और 7 नीचे भी कर देंगे। बोलिएगा ऐसा करने से क्या होगा भाई, तो देखिए अगर ऊपर नीचे हम 7 कर देते हैं तो एक तो कट के एक ही हो जाना है, नहीं हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा। यहाँ भी 7 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बचा, एक ही बचा, एक बार में कटा। 1 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। यहाँ पे 7 से 7 भाग लग गया, एक बार में 1 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। मतलब आप ऊपर नीचे 7 से गुना करेंगे तो इसके मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो हम लोग 7 से ऊपर नीचे यहाँ पे गुना कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भाई, 7 से ऊपर भी और नीचे भी हम लोग क्या कर दिए, गुना कर दिया। ठीक है, अब देखिए जैसे आप गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिए, 7 गुना 3 तो 7 21 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में 7 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बोलिए, और यहाँ पे कितना हो गया, 7 गुना 4 7 चौके 28 हो गया। बटे में कितना है, यहाँ पे 7 है। तो अब बताइए आप, यहाँ भी 21/7, यहाँ पे 28/7, नीचे 7 7 मिल गया आपका। ठीक है, तो बताइए इसके बीच में कौन कौन संख्या आएगा। ठीक है, तो इसके बीच की संख्या, इसके बीच की संख्या कौन कौन होगी बताइए, तो बीच की संख्या, इसके बीच की संख्या कौन कौन होगी बोलिए, तो कौन कौन होगी, 21/7 28/7 के बीच में कौन होगा, तो बोलिएगा 22/7 होगा। बोलेंगे हाँ भाई, तो बोलिएगा 23/7 होगा, क्योंकि 21 और 28 के बीच में 22 भी आता है, 23 भी आता है। अच्छा बोलिएगा 24 भी तब आना चाहिए, 24 भी आ जाएगा। 24/7 25/7 आएगा कि नहीं आएगा, 26/7, और कौन आएगा, 28 के पहले 27 भी आ जाएगा, तो 27/7। ये सभी क्या है, बीच में है कि नहीं है, 21 और 28 के बीच में, शुरू में 21 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रहेगा 28, 21/7 28/7 यहाँ पे लगेगा। तो इसके बीच में ये सब आया कि नहीं आया, 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 और 27/7। कितना होगी ये, तो 1 2 3 4 5 और एक 6। देखो ये 6 पूछा था, तो यही आपके सवाल का क्या है, आंसर है। ठीक है, यही 6 परिमेय संख्या इसके बीच में हम लोग निकाल लिए। अगर 7 कहता तो हम लोग 7 निकाल लेते, 8 कहता 8 निकाल लेते, 10 कहता 10 निकाल लेते। कैसे निकालते 10 हम लोग, यहाँ पे हम लोग 1 जोड़ देते। 10 पूछ रहा होगा तो हम लोग 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 11 वहाँ पे 11 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। अगर 15 पूछ लेता तो हम लोग 1 जोड़ते तो 16 हो जाता, तो 16 से ऊपर नीचे गुना करते। ठीक है, तो ये तरीका होता है बनाने का। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो चलिए अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पर। देखिए अब हम लोग सवाल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या कहता है सवाल नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल वही है, अब की बार 5 पूछा है। क्या पूछा है आपसे, 5 पूछा है। तो आपको हम बताएं, अगर 5 पूछा है, कितना भी पूछे हमको उससे क्या भाई, हम तो 1 ही जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ने पर 6 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 3/5 में क्या करना है बोलिए, इस 6 से ऊपर नीचे हमको गुना करना होगा। और बताइए क्या करना होगा, और करना होगा इसमें भी 4/5 में भी हमको 6 से ऊपर भी और नीचे भी गुना करना होगा। तो कर देते हैं गुना, तो बताइए कितना हो जाएगा, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये मतलब 18/30। और बोलिए यहाँ पे और क्या होगा भाई, और होगा तो 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए 18/30 और 24/30 के बीच में कितनी संख्या होगी, तो हम बोल देंगे इसके बीच की संख्याएं, इसके बीच की परिमेय संख्या पूछा है ना, तो परिमेय संख्या हम बोल देते हैं। परिमेय संख्याएं क्या क्या होगी बोलिए, तो अब बोल सकते हैं कि 18 और 24 के बीच में कौन कौन आएगा बोलिए, तो 19/30 आएगा। 18/30 के बीच आगे क्या होगा, 19/30 आएगा। तब बोलिएगा कि 20/30 भी आना चाहिए भाई, तो 20/30 भी आ जाएगा। और बोलिएगा तब 21/30 भी आना चाहिए, ये भी आ जाएगा। 22/30 भी आना चाहिए, ये भी आ जाएगा। तो 23/30 भी आना चाहिए, ये भी आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 5 पूरा आपका, तो अगला 24 ही हो जाएगा। तो 24 लिखना नहीं, 20 लिखना हमको। ठीक है, देखिए बहुत बार ना आपको ऐसे भी मिलेगा, जैसे कि
यहाँ पे 19/30 तो रहेगा भाई, ठीक है, हम समझ गए 19/30। लेकिन ना यहाँ पे कटा देगा, ये जीरो जो कट जाएगा कितना बचेगा 2/3। तो ये भी इसके बीच की संख्या है, यहाँ पे कटा देगा, 3 से कटा देगा, 3 7 21 और 3 ढंग 30, 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये भी कट जाएगा तो बचेगा 11/15 और यहाँ पे 23/30 हो जाएगा। तो इस रूप में भी लिखा रह सकता है ये। तो ये भी लिखेगा तो ये आंसर कहलाएगा आपका, और ये लिखेगा तो ये भी क्या कहलाएगा आपका, आंसर कहलाएगा। तो ये था सवाल नंबर 3, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 पर। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग आते हैं सवाल नंबर 4 पर। अब देखिए, ये आपके प्रश्नावली का 1.1 का ये चौथा सवाल है और ये इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है, अंतिम सवाल है। इसको हम लोग अच्छे समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य है या असत्य, मतलब ये जो कथन दिया हुआ है आपको बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है, मतलब सही है या गलत है। और इसका कारण बताना है कि क्यों सही है और अगर गलत है तो क्यों गलत है, ये भी आपको बताना है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर आप थ्योरी वाला पोर्शन देखे हैं जो हम संख्या का बारे में बताए थे, तो आपसे ये बहुत अच्छे से बन जाएगा। आप अपने से बोल दीजिएगा कि कौन सा सही होने वाला है, कौन सा गलत होने वाला है, और कौन सा अगर सही है तो क्यों सही है और कोई गलत है तो क्यों गलत है, ये अपने से बोल सकते हैं। कब कब कब, जब आप थ्योरी वाला पोर्शन देखे होंगे अच्छे से तब, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, फिर भी हम समझा देते हैं आपको। कहता है प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती है, 1 से होती है। 1 2 3 4 5 ये सब होती है प्राकृतिक संख्याएं भाई। नेचुरल नंबर बोलते हैं इसको हम लोग, n हो गया। और ये कहता है पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मतलब क्या, होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ शुरू होता है, पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से होती है। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो यहाँ बोला गया प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है, मतलब क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती है। तो बोलेंगे हाँ भाई होती है, क्योंकि ये प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें आ गया, 1 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, 4 इसमें आ गया, 5 इसमें आ गया। तो ये सभी संख्या इसमें है, मतलब सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, ठीक है भाई। तो हाँ बोलेंगे हाँ ये सही है। क्या है ये, सही है, हाँ सही है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाती है। तो ये कारण हो गया इसका। चलिए अब दूसरे पे आते हैं हम लोग। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम आपसे पूछते हैं पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, जो हम लोग जेड से शुरू करते थे। तो बताइए, जैसे माइनस में भी होता था, -3 -2 -1, ठीक है। और 0 भी होता था, और 1 भी होता था, 2 भी होता था, 3 4 भी होता था, ठीक है। यहाँ पे बोला गया क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो बोलेंगे प्रत्येक पूर्णांक, देखिए 0 1 2 3 4 तो इसमें मिल गया, क्या इसमें ये मिला, इसमें ये मिला, नहीं मिला, इसमें ये नहीं है। तो ये पूर्णांक संख्या है, ये सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ धनात्मक और शून्य ये पूर्ण संख्या है, लेकिन क्या ऋणात्मक भी पूर्ण संख्या होगा, नहीं। ऋणात्मक वाला पोर्शन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो पूर्णांक संख्या है। बोलेंगे सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें ऋणात्मक भी है, और ऋणात्मक वाला चीज़ क्या इसमें है, नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे नहीं, इसका ये गलत कथन है। ये क्या है, ये असत्य कथन है, ये असत्य है, असत्य है ये, मतलब गलत है। और ये सत्य है, ये क्या है, ये सत्य है, सत्य है। और ये क्या है, असत्य। कारण क्या बोलेंगे, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, इसीलिए सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। इसका आंसर लिख देंगे ये, ठीक है। अगला पूछा जा रहा है आपसे, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बोला जाएगा कि परिमेय संख्या जितना भी है, जैसे परिमेय संख्या 4/5 हो गया भाई, और 3/2 हो गया, -7/3 हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी परमेय संख्या है। क्या परमेय संख्या पूर्ण संख्या में आया क्या, पूर्ण संख्या आया क्या, बोलेगा कि तब अच्छा बताइए तो परमेय संख्या तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो ये सभी तो आ गया। बोलेंगे हाँ ये आया, लेकिन क्या ये आया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रत्येक, प्रत्येक मतलब क्या, सब, हर एक, सभी नहीं आया, सभी नहीं आया। तो बोलेंगे बटे वाला चीज़ इसमें नहीं आ पाया, माइनस वाला चीज़ इसमें नहीं आ पाया। इसका मतलब ये भी कथन क्या है, ये भी कथन गलत है। ये भी कैसा कथन है, ये असत्य कथन है, क्योंकि इसमें परिमेय संख्या में भिन्न वाला भी चीज़ आ जाता है, ऋणात्मक वाला भी चीज़ आ जाता है, और वो सभी पूर्ण संख्या में नहीं होती है, इसीलिए ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 आपका समाप्त हो गया। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 1.2 को, और शायद कोशिश करेंगे कि प्रश्नावली 1.3 को भी एक ही वीडियो में हम
पढ़ा दें आपको, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग थ्योरी पढ़े तो थोड़ा ज़्यादा लंबा टाइम चला गया आपका। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखें हैं, अंत तक देखे हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 और 1.3 के साथ।